विद्या निर्माण क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ के फार्मूला का अध्ययन करने वाले हैं और फार्मूला चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और एक चैप्टर का नाम है क्या, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आज बताया जाएगा, कंप्लीट फार्मूला बताया जाएगा। जो क्लास 10th में हिसाब बनाते समय फार्मूला यूज किया गया था वही फार्मूला आज बताया गया। मतलब कि क्लास 10th में कम्प्लीटली निर्देशांक ज्यामिति में जितना भी सूत्र यूज होता है और क्षेत्रमिति में यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में जितना भी फार्मूला को यूज किया जाता है उसको हम आज बताने वाले हैं। आप एक काम करिएगा कि आप A4 साइज में यानी कि फोटोकॉपी जिस पर होता है उसका आप कॉपी में उसको यानी कि A4 साइज के पेजा में आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले नंबर काम क्या करना है, तो सबसे पहले नंबर काम कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद इसी तरह से आपको नोट डाउन करना है जिस प्रकार यहाँ पर नोट डाउन किया गया है। दूसरा नंबर बात क्या है, तो दूसरा नंबर बात A4 साइज लाना है दुकान से कॉपी, उस पर आपको नोट डाउन कर लेना है और कम से कम 2-3 पेज से नोट डाउन करना है ताकि कलरफुल लगे और याद करने में सुविधा हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। ये अध्याय का नाम है क्या, निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला पॉइंट क्या कहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। इस पर सवाल ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव तो आगे करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर कहा है पहला पॉइंट क्या कहा है कि एक सच से दूरी को बाह्य निर्देशांक कहा जाता है और बाह्य से दूरी को एक्स निर्देशांक कहा जाता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। इसे ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है कि एक सच से दूरी क्या कहा जाता है, तो एक सच से दूरी को बाह्य निर्देशांक कहा जाता है और बाह्य से दूरी को एक्स निर्देशांक कहा जाता है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब कि एक सच से दूरी तो बाह्य निर्देशांक, बाह्य से दूरी तो एक्स निर्देशांक आपको बोलना है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। नोट नंबर पॉइंट है तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं क्या कि क्या है ये। तो सबसे पहले जान लेते हैं चतुर्थांश, यानी कि जो चतुर्थांश एक सच और बाह्य अक्ष एक दूसरे को जहाँ पर काटता है ये वाला हो गया मूल बिंदु। तो यहाँ पर नोट में वो पॉइंट याद रखना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो यहाँ पर एगो नोट में पॉइंट आपको याद रखना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है जो 0,0 होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको एग्जाम में कई बार पूछ ले, बहुत बार पूछता है इसको। तो यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक लिख देते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है जो 0,0 होता है। इसको एग्जाम में कई साल पूछा गया है। तो 0,0 हो जाएगा मूल बिंदु का निर्देशांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश को यानी कि एक सच बाह्य से एक दूसरे को जहाँ पर काटा वहाँ मूल बिंदु हो गया और 4 चतुर्थांश का निर्माण हो गया। तो हो गया ये वाला हो गया जो पहला चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये वाला तृतीय चतुर्थांश हो गया, ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। मतलब कि एक सच और बाह्य जहाँ एक दूसरे को काटता है वहाँ ये वाला हो गया मूल बिंदु और 4 चतुर्थांश का निर्माण होता है। तो जानते हैं कोची कि पहला चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है, चौथा चतुर्थांश में क्या होता है। इसको आपको रटना नहीं है कि पहला चतुर्थांश को जो होगा था प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में क्या होगा था माइनस प्लस, तीसरा में क्या होगा था माइनस माइनस, चौथा को जो होगा था प्लस माइनस। ये वाला आपको रटना नहीं है, रटिएगा तो ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ध्यान सुनिए, ये वाला हो गया मूल बिंदु। तब मूल बिंदु से आप जैसे ऊपर जाएगा, मतलब कि आप मतलब ऊपर, तो मूल बिंदु से जैसे आप ऊपर जाइएगा जैसे हो जाएगा धनात्मक संख्या मिलेगा। कौन संख्या मिलेगा, धनात्मक संख्या। और जैसे आप नीचे आइएगा मतलब डाउन अप डाउन, तो नीचे आइएगा जैसे नीचे तो हो जाएगा ऋणात्मक संख्या। जैसे कि मान लीजिए कि -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। मतलब कि मूल बिंदु से जैसे आप नीचे की ओर बढ़ेंगे जैसे ऋणात्मक मिलेगा और जैसे मूल बिंदु से ऊपर जाइएगा जैसे मिल जाएगा धनात्मक संख्या मिलेगा। इसी तरह से आप राइट जाइएगा, राइट तो राइट में जाइएगा तो हो जाएगा धनात्मक और लेफ्ट आएगा तो ऋणात्मक। अप ऊपर धनात्मक, डाउन नीचे ऋणात्मक, राइट धनात्मक, लेफ्ट ऋणात्मक। एक बार बोलिए ध्यान रखिए, ऊपर धनात्मक, बोलिए ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, लेफ्ट तो लेफ्ट में क्या बोलना है ऋणात्मक, राइट धनात्मक। तो इसी तरह से आपको लोग बात करना है। आप ध्यान आ गया यहाँ पर समझिए। तो मान लिया जाए कि ये वाला हो गया जो हो गया, ये वाला पहला घर हो गया।
ये वाला हो गया पहला घर, मतलब पहला चतुर्थांश। तो पहला चतुर्थांश में क्या देखना है कि ये वाला जो बाई अक्ष है, ये वाला बाई अक्ष है, ये वाला बाई अक्ष एक साथ है। एक बात और यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जब भी आपको निर्देशांक लिखना रहे, ये वाला किया रेट वाला पॉइंट पर ध्यान दीजिए। किया रेट वाला पॉइंट क्या है? किया रेट वाला पॉइंट क्या है कि जब भी आपको निर्देशांक लिखना रहे तो एक्स वाला के पहले लिखा जाता है और वाई वाला को बाद में लिखा जाता है। ध्यान से फिर सुनिए क्या करेंगे। जब भी आपको निर्देशांक लिखना रहे तो एक्स वाला को पहले लिखिए, वाई वाला को बाद में लिखिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इधर। तो क्या कहा है, तो ये पहला घर हो गया। तो पहला घर में ये वाला राइट साइड हो गया, तो धनात्मक एक्स अक्ष वाला धनात्मक हो गया, ये वाला हो गया वाई अक्ष, तो दोनों हो गया धनात्मक। अभी हम क्या बताएं कि एक्स वाला को पहले लिखा जाता है और वाई वाला को बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर तो दोनों देखने से पता चला कि इहो धनात्मक हो गया, इहो धनात्मक हो गया, तो दोनों हो गया धनात्मक। तो दोनों आ जाएगा प्लस प्लस, मतलब ये वाला है जो एक्स वाला है, आई वाला है जो वाई वाला है। ऐसा ही आपको याद रखना है। जैसे आप दूसरा चतुर्थांश में चलिए, तो दूसरा घर में आप चलते हैं तो पता चलता है कि ई वाला हो गया, जो ई वाला हो गया, ई वाला हो गया लेफ्ट, तो लेफ्ट हो गया तो ऋणात्मक हो जाएगा। और वो वाला ऊपर, तो ऊपर में हो जाएगा धनात्मक। तो ये वाला ऊपर हो गया, ये वाला हो गया लेफ्ट हो गया, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। तो ये वाला हो गया जो एक अक्ष वाला अवयव हो गया ऋणात्मक, और बाई अक्ष वाला हो गया धनात्मक अवयव हो गया। तो बाई अक्ष वाला हो गया धनात्मक। तो निर्देशांक अभी हम बताया कि निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, तो एक्स वाला के पहले, वाई वाला के बाद में। तो यहाँ पर एक्स अक्ष वाला है जो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक को पहले लिख दिया गया है। उसके बाद बाई अक्ष वाला है, तो बाई अक्ष धनात्मक है, धनात्मक को बाद में लिखा गया है, मतलब बाई अक्ष वाला को आपको बाद में लिखना। हर समय आपको बाई अक्ष वाला को बाद में लिखना है, हर समय। एक्स अक्ष वाला को पहले लिखना है, ये नहीं ऋणात्मक है तो ऋणात्मक है तो हम एक बाद में लिख रहे हैं, प्लस वाला को पहले लिखे, माइनस वाला के बाद में। ऐसे करिएगा तो गलत हो जाएगा। नहीं, एक्स वाला को हमेशा पहले लिखना है, ऋणात्मक रहे चाहे धनात्मक। वाई वाला को हमेशा बाद में लिखना है, धनात्मक रहे चाहे ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से तीसरा चतुर्थांश में चलिए। तो तीसरा यहाँ पर इसका क्वेश्चन अगर पूछता है, ऐसा क्वेश्चन तो यहाँ पर इसमें आएगा तो परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आइए करता है, दे देगा कि -4 कौन चतुर्थांश में ये माइनस आ गया, उसके बाद प्लस आ जाता है, माइनस प्लस का एम होता है, तो माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश होता है। इसके लिए यार ये वीडियो बनाया जाएगा, स्पेशल बनाया जाएगा। उसमें देखिए, तो नीचे हो गया, तो नीचे हो गया बाई अक्ष छोड़ा नीचे हो गया, तो बाई अक्ष के नीचे हो गया, ये तो हो गया ऋणात्मक। और ये वाला तो एक्स छोड़ा तो पहले से ऋणात्मक का लेफ्ट में है, तो ये हो ऋणात्मक का, ये हो ऋणात्मक, लेकिन आपको पहले लिखना कौन है, तो ऋणात्मक में पता चलेगा थोड़ा होने, तो ये इसको लिख देना, ये एक्स वाला को पहले लिखना, वाई वाला को बाद में। तो ये हो गया एक्स वाला माइनस हो गया, ये वाला हो गया वाई वाला माइनस। उसके बाद चौथा घर में चलते हैं, मतलब चौथा चतुर्थांश में चलते हैं। तो सबसे पहले एक्स वाला, तो एक्स वाला इधर तो हो गया धनात्मक, ये वाला हो गया धनात्मक, आई वाला हो गया ऋणात्मक। तो अभी हम क्या बताएं कि एक्स वाला को लिखना है आपको पहले, तो एक्स वाला आ गया कोटि प्लस में, और वाई वाला आ गया माइनस में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला तो किया रेट वाला पॉइंट तो आपको जानिए हो, किया रेट वाला पॉइंट तो पहले बता चुके हैं। उसके बाद देखते हैं आगे, ये वाला भी पहले बता चुका है, हाँ ये वाला भी बता दें, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, इसको एग्जाम में हर साल अवे करता है इसको एग्जाम में, मतलब कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है। तो सुन लीजिए ध्यान आके कि एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज और वाई अक्ष को कहा जाता है कोटि। फिर से सुनिए, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। इससे एग्जाम में अवे करता है प्रश्न, यहाँ सही रहता है, ये वाला पूछता है। तो इसको आज आप कैसे रखिएगा, इसका ट्रिक क्या है याद रखने का। तो ट्रिक यही है कि सबसे पहले मान लीजिए कि आपके घर में भुंजिया रोटी बन रहा है, तो सबसे पहले क्या बनता होगा बताइए। तो सबसे पहले बनता होगा भुंजिया, उसके बाद बनता होगा रोटी। तो वैसी रोटी से रिलेट याद रखना है कोटि को, रोटी कोटि, रोटी कोटि, रोटी कोटि, भुज भुंजिया, भुज भुंजिया, भुज भुंजिया, ऐसे करके आपको रिलेट याद रखना है। रिलेट करके मतलब ABCD वाला में एक्स आता है पहले, तो वैसी यानी कि रोटी भुंजिया में भुंजिया बनता है पहले, तो भुज से हो गया भुंजिया, मतलब कि एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को कहा जाता है कोटि, मतलब रोटी तक कोटि, यानी कि वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। मतलब अल्फाबेट में मतलब ABCD में वाई बाद में आता है, तो इसलिए रोटी से कोटि आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे देखते आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्लियर हो गया। उसके बाद आगे सूत्र बात है, आगे हो गया डिस्टेंस फार्मूला, मतलब दूरी सूत्र क्या होता है। तो आज आगे आएगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर आपको याद रखना है।
तो ये वाला क्लियर हो गया। अगर जो हम डिटेल में बताएंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा, इसलिए हम उतना नहीं करना चाहते हैं, मतलब बड़ा वीडियो। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ये, जैसे कि इसको हम समझाते हैं, जैसे कि इसको समझा देते पहले ध्यान से देखिएगा। जैसे दूरी फार्मूला है, तो दूरी फार्मूला का मान लीजिए कि हो जाएगा कितना, ये वाला मान लीजिए कि ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी मान लीजिए, इसका निर्देशांक मान लीजिए कि x1 और इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। तो सूत्र क्या कहा है, √10 x2 - x1 के होल स्क्वायर, मतलब पहला में पहला घटा देना है, मतलब x2 - x1 के होल स्क्वायर। तो x2 - x1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो y2 हो जाएगा माइनस हो जाएगा y1 के होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया दूरी फार्मूला। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखने का ट्रिक आपको बताते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कैसे रख लीजिएगा तुरंत। तो यहाँ पर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से इधर आप लोग देखिएगा, ध्यान से इधर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लिखना है। तो सबसे पहले त्रिभुज का जैसी क्षेत्रफल पूछेगा, जैसे आपको यह याद रखना है, सबसे पहले आप 1/2 याद रखिए। सबसे पहले 1/2 तो याद रहबे करेगा। उसके बाद दे दीजिए आप बड़ी ब्रैकेट, तो बड़ी ब्रैकेट के लिए उसके बाद 3 बार ऐसे करना कि x * y - y, कई बार ऐसे करना है, तो ऐसे करना 3 बार, कई बार करना 3 बार। तो उसके बाद 3 बार करना, उसके बाद प्लस करके देना था x * y - y, फिर एक बार और करना है प्लस x * y - y। उसके बाद ऐसे बड़ी ब्रैकेट लिख देना और गिनती की 1 2 3 लिख देना। यहाँ पर लिखिएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3। जहाँ से आप शुरुआत किए उसको छोड़ देना है आपको। तो 1 से शुरुआत किए थे तो 1 को बाद में करेंगे, तो 2 3 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 1 हो जाएगा। उसके बाद x3, तो यहाँ पर हो जाएगा, अभी 2 से शुरुआत किए थे तो अभी 3 दे देंगे, तो 3 2 1। ये कंप्लीट हो गया। विभाजन सूत्र क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं विभाजन सूत्र क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आगे हो जाएगा क्वेश्चन विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र याद रखने का ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ट्रिक विभाजन सूत्र याद रखने का क्या है, तो ऐसे लिख दीजिएगा कि mx प्लस mx हो गया, यहाँ पर कर दीजिएगा। उसके बाद ऐसे पहले घेर देना ऐसे करके, उसके बाद करना है m1 प्लस m2 नीचे कर देना है ऐसे करके, कॉमा देना m/, प्लस m/, आपको देना m/, प्लस m/, देना है। और उसके बाद नीचे लिख देना m1 प्लस m2, इतना तो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दीजिए 12 21, उलट दीजिए इसको, यहाँ पर 12 इसको उलटिएगा तो 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देना है 12, उसके बाद देना है 21। तो यहाँ पर समझ गए होगा दोस्तों कि m पहले देना है mx प्लस mx, उसके बाद देना है 12 21 और नीचे पर देना m1 प्लस m2, दोनों तो सेम है। उसको देखना m1, इसको क्या करना है m/, प्लस m/, उसको कहना है 12 21, मतलब उलाट देना है, 12 को कर देगा तो 21 हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे दोस्तों कि क्लियर हो गया, विभाजन सूत्र क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बताते हैं क्वेश्चन की हो जाएगा क्वेश्चन कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये हो गया मध्य बिंदु निकालने का सूत्र हो गया। मतलब मध्य बिंदु मतलब बीचे बीच बता, यानी कि बीचे वाला कायदा निकालने नहीं तो पूरा निकाल देना है। उसके बाद संरेखीय होने के लिए शर्त क्या है, तो यहाँ पर बताते हैं संरेख होने के लिए शर्त क्या होता है। तो अगर जो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल में 0 को लगा दीजिएगा, बराबर में 0 दे दीजिएगा, तो वो हो जाएगा संरेख होने के लिए शर्त हो जाएगा। जैसे संरेखीय होने के लिए शर्त क्या हो जाएगा, तो सुनिए ध्यान आके हम बता रहे हैं संरेख होने के लिए शर्त क्या है। तो सुनिए ध्यान आके हो जाएगा x1 * y2 - y3 प्लस x2 * y3 - y1 प्लस x3 * y1 - y2। तो ये वाला हो गया संरेख होने के लिए शर्त है। संरेख होने के लिए एक शर्त यह होता है, जिससे मान लीजिए कि ये भी रेखाखंड है, तो ये भी रेखाखंड हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए कि ये भी रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर बताया गया, देखिए ध्यान आगे यहाँ पर फोकस करिए। मान लीजिए कि ये भी रेखाखंड है, तो उसके बाद अगर जो ए बी है, उसके बाद बिंदु में बिंदु सी है बीचे में, तो ए बी से दूरी सूत्र से संरेख आपको करना है। और जिससे दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से,
तो सबसे पहले ए बी निकालिए, तो यहाँ से लेके ए बी निकालिएगा तो दूरी सूत्र से, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस बी सी के। अगर जो ए बी के मान दूरी सूत्र से निकाल के, अब ए सी का मान निकाल के और बी सी का मान निकाल के दोनों का इक्वल हो जाता है आपस में, तो समझ लीजिए कि संरेख बिंदु है, तीनों बिंदु संरेख है, अन्यथा संरेख बिंदु नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते होंगे कि संरेख वाला सूत्र क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिससे कि दूरी सूत्र में 0 कर दिया, जिससे कि दूरी सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल 0, जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, सुन लीजिए ध्यान है कि एक बार बोल देते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू 1/2, अब बड़ी ब्रैकेट बोल देना है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना बोल के अगर जो हम बराबर दे देंगे तो हो जाएगा संरेख होने के लिए शर्त। तो संरेख होने के लिए शर्त यहाँ पर बताया गया, जैसे इबड़ा क्लियर है, इबड़ा संरेख होने के लिए शर्त होगी। इबड़ा कैसे आ गया, तो इबड़ा जैसे कि इतना का अगर जो हम x मानेंगे, इतना का अगर जो हम x मानेंगे, ध्यान लगे क्या, देखिए यहाँ पर अगर जो x, फिर से देखिए ध्यान लगे, इतना का अगर जो हम x मानेंगे x, तो x गुना में 1/2 है, तो 1/2 उधर चलेगा तो बटन होएगा, तो जैसे 0 को बटा में 1/2 आएगा, जैसे हो जाएगा 0। इबड़ा क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद एक वृत्त दिया रहेगा, वृत्त का कहेगा केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, एक वृत्त दिया रहेगा उसे कहेगा केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो केंद्र का निर्देशांक इसलिए ज्ञात कर सकते हैं, तो P बिंदु का निर्देशांक, हम केंद्र को P मानिए, सेंटर को हम P मानिए, तो P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हो जाएगा। तो ये हो गया जो केंद्र के निर्देशांक हो गया, किसका निर्देशांक हो गया दोस्तों, केंद्र का निर्देशांक हो गया। उसके बाद तो नोट में लिखवे कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो ये बड़ा उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बड़ा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिए यहाँ पर देखना है। तो उसके बाद घन का नाम में चलते हैं। तो घन घना होता है, घन होता है जो वर्गाकार इसका फलक होता है, फलक यानी कि घन का फलक कैसा होता है, तो घन का फलक होता है जो वर्गाकार फलक होता है, इसमें घन में किनारा होता है 12, तो किनारा, घन में किनारा कितना होता है, तो 12, शीर्ष कितना होता है 8, शीर्ष कितना होता है, तो 8। तो इसी प्रकार दोनों में कॉमन होता है, घन घना में कॉमन क्या है, तो इसका भी फलक होता है। इसका डिफरेंस क्या है दोनों में, कि इसका जो फलक होता है, ध्यान से यहाँ पर देखिए, इसका जो फलक होता है वो आयताकार होता है, यानी कि घनाभ के जो फलक होता है वो आयताकार होता है, लेकिन घन का फलक होता है जो वर्गाकार होता है। इसमें शीर्ष की संख्या 8 होता है, इसमें भी शीर्ष की संख्या 8 होता है, इसमें किनारा 12 है, इसमें भी किनारा 12 है, फलक इसमें 6 गो वर्गाकार है, इसमें फलक है जो 6 गो आयताकार है, बस डिफरेंस आयताकार है वर्गाकार के, बाकी सेम है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। तो पहला नंबर क्या आएगा कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 6a² हो जाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² होता है। वक्र कहेगा तो 4a², संपूर्ण कहेगा तो 6a²। उसके बाद कहेगा कोची कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन हो जाता है 1 ही हो जाता है। घन का विकर्ण क्या हो जाता है, तो घन का विकर्ण होता है √3 है। उसके बाद घन की भुजा बराबर क्या होता है, यानी कि आयतन, क्या होता है आयतन, घन की भुजा बराबर क्या होता है, तो आयतन हो जाता है। उसके बाद घनाभ की ओर जाते हैं, तो घनाभ में हो जाएगा कोची, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2h × l + b, 2h × l + b हो जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × lb + bh + hL हो जाएगा। तो ये जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा lbh, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा lbh। उसके बाद घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा √l² + bh + hL² हो जाएगा घनाभ। इसी प्रकार से इधर ये वाला थोड़ा सा लिख दिए हैं वर्ग वाला, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो भुजा² हो जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा² हो जाता है। उसके बाद आयत का परिमाप क्या होता है, सॉरी वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a हो जाता है। उसके बाद वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप बटा 4, हेजा पर इसे a बराबर कर दिया है तो परिमाप बटा 4 हो गया। उसके बाद वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो √2a हो गया वर्ग का विकर्ण। इसी प्रकार से आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि आयत का परिमाप हो गया 2 × लंबाई + चौड़ाई हो गया। तो आयत के परिमाप हो गया 2 × लंबाई + चौड़ाई हो गया, आयत के परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आयत के जो चारों भुजा होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है, मतलब आयत के चारों भुजा आपस में बराबर होता है।
और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। यहाँ पर दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है, चारों भुजा बराबर होता है। वर्ग में खासियत क्या है, तो वर्ग के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। उसके बाद आमने सामने की भुजा एक सामने ही एक सामने ही एक सामने ही एक सामने ही, मतलब आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आयत में दोनों विकर्ण होता है जो इक्वल होता है आपस में। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों समझ में आ गया होगा। उसके बाद रिव्यू कर देते हैं, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर फास्ट रिव्यू करते हैं, यानी कि रिवीजन करते हैं, शुरू कर देते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट बोलेंगे, उसके बाद सुनते रह जाइए। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है, तो पहला नंबर पॉइंट यही कहा गया है कि बाई से दूरी को एक्स निर्देशांक कहा जाता है, एक्स से दूरी को बाई निर्देशांक कहा जाता है, यानी कि एक्स से दूरी को बाई निर्देशांक, बाई से दूरी को एक्स निर्देशांक कहा गया है। उसका नोट में पॉइंट क्या गया, यानी कि एक्स अक्ष बाई अक्ष एक दूसरे को जहां पर काटता है उगला मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0 हो जाता है, यानी कि जब काटता है तो 4 चतुर्थांश का निर्माण होता है, यानी कि पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश होता है। उसके बाद जो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा माइनस माइनस, चौथा चतुर्थांश हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट क्या है, जब भी आपको निर्देशांक लिखना रहे, जब भी एक्स वाला को पहले लिखिए, वाई वाला को बाद में लिखिए, यही कहा गया है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट को जी एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज बाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, एक्स अक्ष को भुज बाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला हो गया, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स टू माइनस सिस्टम के से प्लस बाई टू माइनस बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कोची कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 into x1 into यानी कि by 2 उसके by 2 माइनस by 3 हो जाएगा, प्लस x2 into by 3 माइनस by 1 हो जाएगा, प्लस x3 into by 1 माइनस by 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आगे, उसके बाद हो जाएगा विभाजन सूत्र लगा mx प्लस mx 12x हो जाएगा, m/mi और 12x हो जाएगा, बटन दे दीजिए m1 प्लस m2, दोनों के बटा में m1 प्लस m2। उसके बाद मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 प्लस y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद संरेखण होने के सब तो क्लियर हो गया, संरेखण होने के लिए उसके बाद ये क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा यानी कि वृत्त के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 हो जाएगा। उसके बाद यह कहा है यानी कि किनारा हो गया 12 हो गया, फल यानी कि शेष हो गया, तो ये सब क्लियर है। यानी कि घन का वक्र पृष्ठफल क्या हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा, घन का यानी कि घन का विकर्ण कोटि हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा घन का आयतन हो जाएगा 1 क्यूब हो जाएगा। उसके बाद घन की भुजा वाला √अंडर आयतन हो जाएगा, घन का वक्र पृष्ठफल 2h into l प्लस b हो जाएगा, यानी कि 2h into l प्लस b हो जाएगा। उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल 2 into b प्लस bh प्लस hL हो जाएगा। उसके बाद घनाभ का आयतन हो जाएगा lbh हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण √2 प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। चलो क्लियर है दोस्तों, आज भर के इतना ही रहने, बाकी विशेष के लिए कल, यानी कि थैंक यू एवरीवन।